राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ भरवा कचौरी की एक आसान सी रेसिपी। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी भरवा कचौरी की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बार वैसे तो मैं भरवा कचौरी की, भरवा पराठे की और अनेक तरीके की कचौड़ियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार फिर से आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और रेसिपी मैं वो शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मली अपने घर में बनाती हूँ, न कि एक रेसिपी के मकसद से, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डाल के एकदम सिंपल वे में चलते हैं और कचौड़ी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत होगी हमें हरे धनिए की। कचौड़ी के साथ साथ आपको एक सिंपल सी हरी चटनी की रेसिपी भी देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हरा धनिया था। हरा धनिया को मैंने दोपहर में ही अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी आ जाती है इसमें, और इसको धो के रख लिया था। पहले मैंने इसकी डंठल को काट लिया है और डंठल से बनानी है मुझे चटनी, तो उसको साइड कर दिया था। और धनिया पत्ती को बहुत ही बारीक बारीक तरीके से कट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है हरी मिर्च की। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तीखापन देना तो खूब सारी हरी मिर्च को कट कर लीजिए और बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से कट कर लीजिए। यहाँ पर लेके आ चुकी हूँ मैं गेहूं का आटा। आपने देखा होगा कचौड़ियाँ आती है मैदा वगैरह की, लेकिन मैदा की कचौड़ी नॉर्मली घर में नहीं बनाई जाती है। मैं बनाती हूँ यहाँ पर गेहूँ के आटे की। और मैं नहीं बनाती हूँ, हमारे यूपी में सभी बनाते हैं, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है यूपी की फेमस होती है भरवा कचौरी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा छान लिया है। किलो भर मैंने आटा लिया है। इसमें 2 छोटा चम्मच के जितना डाला है नमक, और साथ में अच्छा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर डाल दिया है। जब आप हल्का सा हल्दी पाउडर लगाते हैं ना आटे में, तो आप पराठे बना रहे हो, कचौड़ी बना रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लगती है, कलर अच्छा आता है। कितनी बार आप भी बोलते हो ना कि दीदी आपके पराठे वराठे में कलर बहुत ही अच्छा आता है, हमारे में नहीं आता है। तो आप आटे में हल्की सी हल्दी लगा के देखिए, ऐसी 1 से 2 चुटकी के जितनी, ज़्यादा नहीं होती है, बस कलर निखर जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉर्मल सादा पानी ले लिया है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, तो सादे पानी से बात बन जाती है। सर्दियों में बना रहे हो तो पानी को गुनगुना करके लीजिए और एकदम से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कीजिए। ठीक आटा मत लगाइए, ये कचौड़ियाँ हाथों से बनने जा रही है। चकला बेलन से बना रहे हैं ना आप, तब भी आप आटे को थोड़ा सॉफ्ट करके ही लगाइए। तो उसको मैंने तैयार करके ढक के छोड़ दिया है। 15-20 मिनट का उसको रेस्ट देना है ताकि आटा बढ़िया तरीके से तैयार हो सके। यहाँ पर ये मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलू को पहले मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरी प्लेट में। उसके बाद मैंने ये ले लिया है पोटैटो मैसर। तो इसके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी इस पोटैटो मैसर का हमें जो है लिंक वगैरह दे दीजिए। तो जैसे हमारी वीडियो शुरू होती है और शुरू होते के साथ ही स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट टैग वाला ऑप्शन, तो मैं वहीं पे इसको मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके चाहे तो परचेज कर ले या इसके बारे में खोजबीन कर ले, इच्छा है आपकी। तो देखिए बहुत ही आसानी से इससे आलू ना मैश हो जाते हैं, ना तो मोटे से चंक्स रहते हैं ना लिसी से बनते हैं। एक बात और भी है, जब भी मैं हाथों से आलू वगैरह को मैश करती हूँ ना, तो हाथों का बड़ा बुरा सा हाल हो जाता है, होता है ना। और आलू भी एकदम बराबर तरीके से मैश नहीं होते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं। जब से मेरे पास ये आया है ना, तो ज़्यादा करके मैं आलू को इसी से मैश करना पसंद करती हूँ। इसमें आप और भी काम कर सकते हैं, वैसे नमकीन वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो आप देख ही रहे कितने आसानी से इसमें आलू मैश होते जा रहे हैं, एकदम बराबर तरीके से मैश हो रहे हैं। कहीं को मोटा नहीं है, कहीं को पतला नहीं है, जो कि हमारी कचौड़ी को परफेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको इस तरीके से आलू का मसाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को मैश कर लिया है और उसके बाद इसको धोना साफ़ करना भी बड़ा ही आसान होता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसमें एक ग्लास सा होता है और इसको आराम से आप निकाल लीजिए, इसको यहीं पे साफ़ कर लीजिए और फिर पानी से आराम से इसको धो लीजिए। तो इससे आलू को मैश करना आसान है और साथ ही साथ इसको धोने मांजने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट अपना। तो चलिए इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं ज़रा अंदर रख के आ जाती हूँ। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मिर्च मसालों को डालने की। मेरी कोई भी इस तरीके की पूड़ी कचौड़ियाँ वगैरह बने और कसूरी मेथी ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर करीब मैंने खूब सारी, या ऐसा मान सकते हो 1 टेबल स्पून के जितनी कसूरी मेथी डाल दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर। इससे हमारी कचौड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच के जितना मैंने डाला है यहाँ पर चाट मसाला, साथ ही साथ 2 छोटा चम्मच के जितना सादा नमक, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 से सवा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर चना मसाला डाल दिया है। जब हम कचौड़ियों में चना मसाला डालते हैं ना, तो एक यूनिक ही टेस्ट आता है। कभी डाल के ज़रूर से देखिएगा, और ये मसाला होममेड है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है और यहाँ पर हम डाल देते हैं हरा धनिया और अपनी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। वैसे मेरे बच्चे काफ़ी बड़े बड़े भी हैं और छोटे भी है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब मैंने मिर्च को बहुत बारीक बारीक कट इसलिए किया है, थोड़े से भी मोटे चंक्स अगर जाते हैं तो बच्चे नाक मुँह चिराते हैं और निकाल निकाल के खाते हैं। आपके बच्चों का भी ये हाल है तो मिर्च को या तो बहुत बारीक बारीक कट कर ले या फिर इनको काटने के बाद हल्का सा इमाम जिस्ते में दरदरा सा कूट ले, तो तब बच्चे इस मिर्च को निकालेंगे नहीं और इसका मतलब टेस्ट आने के साथ साथ कचौड़ियों को बहुत मन लगा के खाएंगे। मेरे बच्चे तो वैसे भी मन लगा के ही खाते हैं और ये जो कचौड़ियाँ हैं ना, बच्चों के कहने से ही घर में बन रही है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्टफिंग को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर हरी चटनी की। तो मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और जो धनिया की मैंने डंडी काटी थी ना, उसमें से कुछ डंडियाँ मैंने ले ली हैं। ज़्यादा चटनी नहीं बनाऊंगी, नहीं तो फिर रखी रहती है और फिर वेस्टेज आती है। उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल ली है। टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर 5-6 तीखे वाली हरी मिर्च डाल ली है और एक यहाँ पर मैंने टमाटर को कट कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच के जितना नमक और थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के जितना जीरा डाल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हम पीस लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले मिक्सी को ऐसे ही चला लेते हैं क्योंकि कितनी बार टमाटर में इतना मॉइस्चर होता है कि हमारी चटनी पिस के तैयार हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि गाढ़ी सी हो रही है या फिर हमें थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए ही है, तो आप जैसे चटनी आपकी पिस जाए और एक बार ढक्कन खोल के देख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, एकदम लिक्विड मत बनाइएगा। चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है और खासकर इस तरीके की कचौड़े जब घर में बनाई जाती है ना, तो इसके साथ तो थोड़ी गाढ़ी चटनी अच्छी लगती है ताकि टुकड़े के ऊपर अच्छे से लिपट सी जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर चटनी को पीस के भी कर लिया है तैयार। ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तैयारी कर दी है मैंने यहाँ पर कचौड़ियों को बनाने की। तो अपनी कढ़ाई वगैरह तेल वगैरह लेके आ गई हूँ। मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ हमेशा सरसों के तेल में, पूरी वगैरह भी सरसों के तेल में बनाती हूँ या फिर टोटली जितनी मैं पकवान बनाती हूँ, पूड़ी कचौड़ी बड़े वगैरह जो भी कुछ है, मैं ज़्यादा करके सरसों के तेल का इस्तेमाल ही करती हूँ। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। रिफाइंड ऑयल बच्चों के पापा को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और वैसे तो ये सभी को देता है। सरसों के तेल में बनाया गया पकवान कुछ हद तक हेल्दी हो जाता है। वैसे फ्राई चीज़ें हेल्दी नहीं होती हैं मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ी बहुत चॉइस कर लेते हैं और सही तरीके से सिलेक्टेड चीज़ें ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम नुकसान से बच ही जाते हैं। तो सरसों के तेल में बनाया गया पकवान मतलब ठीक ही रहता है, ऐसे नुकसान सा नहीं देता है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर कचौड़ियों की पेड़ियाँ बनाने की। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कितना भी मोटा पेड़ा ले लीजिए। तो मैं काफ़ी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बनाती हूँ और ऊपर से हाथ से भी बनाती हूँ, तो मैं मोटा सा ही पेड़ा लेती हूँ। नॉर्मली जैसे हम बाद की रोटी बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा कम पेड़ा लिया और पहले मैंने इसको मतलब गोल गोल लोई सी बना ली इसकी और फिर हल्का सा इसको मैंने हाथों से ही बढ़ा लिया है। जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, इस तरीके से कर लिया और यहाँ पर रख दी मैंने खूब सारी स्टफिंग। जब भी आप कचौड़ियों की पेड़ी बना रहे हो, एक बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो कम स्टफिंग को भरने में तो कोई बात नहीं, आप कम स्टफिंग को भर लीजिए। और अगर आप कंफर्टेबल हो ज़्यादा स्टफिंग को भरने में, जैसे कि मैं तो इससे ज़्यादा स्टफिंग भी भर लेती हूँ, इसके अंदर उसको कवर भी कर लेती हूँ। तो आपको स्टफिंग अपने हिसाब से रख देनी है और उसको इतना अच्छी तरीके से पैक कर देना है, मतलब सील कर देना है कि उसके खुलने के चांस बिल्कुल भी ना रहे। चाहे तो आप साथ के साथ ही पेड़ों को बनाते जाइए और कचौड़ी बना के तेल में फ्राई करते जाइए, या फिर आप सिंपल इस तरीके से खूब सारी जो है पेड़ियों को एक साथ ही बना लीजिए और बस फिर आपको यहाँ पर फ्राई करने का काम रह जाएगा। और साथ में अगर आप पहले जो है पेड़ों को बना के रख लेते हैं ना, तो कचौड़ियों को फ्राई करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें लोई बनानी होती है, इसको भरना होता है, इसको पैक करना होता है। और अगर आप पहले से ही बना के रख लेते तो केवल आपको भरना हो, मतलब उसको बनाना होता है हाथों से या चकले से और फ्राई करना होता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए आपकी ना ये पेड़ियाँ कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए, दोनों तरफ से एक जैसी, बिल्कुल भी खुलने वाली गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपके तेल का टेम्परेचर जब बहुत ही अच्छा सा गर्म हो जाए ना, तब आपको कचौड़ियों को फ्राई करना है, यानी कि इनको जो है सेकना है। वो क्यों? अगर आप ठंडे तेल में कचौड़ियों को डाल दोगे ना, तो उस पर ना तो अच्छा सा कलर आएगा और ना ही आपकी कचौड़ी फूल के आएगी। अगर आप तेल का टेम्परेचर अच्छा सा गर्म रखोगे, कचौड़ी डालते के साथ ही कचौड़ी एकदम से तेल के ऊपर को इस तरीके से आपको तैरती हुई नज़र आएगी। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता आपने ठंडे तेल में डाल दिया तो एकदम से तैरेगी नहीं और नीचे जाके बैठ जाएगी और नीचे की तरफ से वो जल सी जाएगी।
कचौड़ी बनाने के लिए तेल को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें कढ़ाई के अंदर, ताकि कचौड़ी अच्छे तरीके से सीख सके। कम तेल में रहेगी तो फिर भी वही बात आएगी कि कम तेल है, कचौड़ी नीचे बैठ जाएगी और नीचे से वो जली जली सी हो जाएगी, उस पर धब्बे से आ जाएंगे। कितनी बार मैं भी सोचती हूँ कि चलो तेल को मैं ज़्यादा जो है मतलब गरम ना करूँ, क्योंकि बोला जाता है ना कि तेल को गरम करने के बाद या पके हुए तेल को खाना नहीं चाहिए, तो मैं भी कम तेल ले लेती हूँ। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया है, अगर मैं कम तेल लेती हूँ तो कचौड़ी अच्छे तरीके से सिकती नहीं है और सेकने में भी टाइम लगता है, तेल भी बहुत ज़्यादा फूकता रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कचौड़ियों को सेक के तैयार कर लिया है। बाकी कचौड़ियाँ मैं जब वो बनाऊँगी, जब अंदर भोग चला जाएगा और भोग आ जाएगा, मतलब खाने वाले बैठ ही जाएंगे। कहते हैं ना पूड़ी पकवान वगैरह गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये भोग के लिए ही 4-5 पूरियाँ बना ली हैं, इनमें से 4 पूरी ही जाएंगी भोग में, 5वीं तो नहीं जाएगी, पर थाली में रखना था। और इसको मैंने हरा धनिया की चटनी और खीरे के साथ, फ्राई मिर्च के साथ और दही के साथ सर्व कर दिया है। मेरे घर में बिल्कुल सिंपल दही या मट्ठा खानी या पीनी पसंद की जाती है, खासकर कचौड़ियों के साथ। और आपके घर में अगर तड़के वाली दही बनती है तो तड़के वाली दही बना लीजिए, या और कोई चीज़ के साथ खाना पसंद करते हो तो उसको बना लीजिए। चटनी भी मैंने यहाँ पर बना ही ली थी, लेकिन चटनी की भी मेरे घर में ज़रूरत नहीं थी। हम तो सिंपली कचौड़ियों को खाते हैं मट्ठा के साथ, बस ऐसे सिंपल मट्ठा ले लेते हैं और उसके साथ खाते हैं। तो अंतर भोग जा चुका है और बाकी की जो कचौड़ियाँ हैं ना, उनको भी मैं यहाँ पर सेक लेती हूँ। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जितनी भी कचौड़ियाँ बन रही है ना, सभी को मैं हाथ से ही बना रही हूँ। चकली बेलन से मुझे कचौड़ियाँ बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ऐसा बोल सकते हो चकली बेलन की बनाई हुई कचौड़ियाँ मुझे खाने में भी अच्छी सी नहीं लगती है। देखिए जो बनाते हैं वो खाते हैं, और एक आदत वाली बात भी होती है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट हाथ से सही रहता है।